1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रिएक्शन कर दो विथ अल्कोहलिक KOH, 1 ब्यूटीन बना। इसमें फिर से जब HBr ऐड करोगे दैट विल फॉर्म 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रिएक्शन जब करेंगे फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ, सो 2 ब्यूटीन फॉर्म होगा, और 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस जब करेंगे so it will form ethanol। तो पहले डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, फिर वापस हाइड्रोहैलोजिनेशन, फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, देन ओजोनोलिसिस। तो देखो स्टेप डाउन के दो मेथड्स अभी तक हुए। स्टेप डाउन में हम लोगों ने एक डीकार्बोक्सिलेशन किया और ओजोनोलिसिस किया। पायरोलिसिस को यूज नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि उसमें बहुत सारी वो चीजें बन रही, तो उसका कोई यूज नहीं है वैसे। उसको सिर्फ एल्कीन को स्मॉलर एल्कीन या एल्काइन बनाने के लिए, एल्कीन बनाने के लिए ऑप्टेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और स्टेप अप में हम लोगों ने वॉज रिएक्शन किया, पूरे हाउस किया, और कुछ किया क्या बता। फुल बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो, उसमें या तो उतना ही मिलता है, उससे हायर मिलता था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सेडजेफ रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा है ना सेडजेफ रूल, मोर अल्कली एल्कीन स्टेबल होता है वो बनना चाहिए, तो वही बनेगा। जस्ट लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। रिएक्शंस कितने हुए अभी तक? 3 या 2? 3 रहेंगे। एक अल्काइल हाइड्राइड का किया, एक अल्कोहल का किया, और एक ओजोनोलिसिस किया। इसमें फिर ऑक्सीडेटिव भी था, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस देख लेते हैं नेक्स्ट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते थे। ऑक्सीडेटिव जब यूज करोगे तो उस केस में या तो तुम्हारे पास एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, सो रिएजेंट यहाँ पे फर्स्ट इज O3 एंड सेकंड इज H2O2, या फिर सिर्फ अगर H2O भी लिखा रहा तो स्टिल हमें वही प्रोडक्ट्स बनाना है। तो इसमें क्या होगा, unsubstituted and monosubstituted carbon, forming double bond gives carboxylic acid, whereas disubstituted carbon forming double bond gives ketone। तो इसका अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया, यहाँ से क्लीव होगा, जो कीटोन बनता था वो कीटोन ही बना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एसीटोन या प्रोपेनॉन बनता था वही बनेगा।
वेरएज इस पार्ट से पहले एल्डिहाइड बनता था, ऑक्सीडेटिव वाले केस में एसिड बन जाएगा, इट विल फॉर्म एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। ये लिख लो, इसका प्रोडक्ट बनाओ। क्या आंसर मिला उसमें? मिथेनॉइक, इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉन। देखते हैं।
3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइईन है ना आपके पास। ये 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइईन, इसका ओजोनोलिसिस किया और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया, तो एक तो यहाँ से क्लीव होगा, एक यहाँ से क्लीव होगा, तो HC डबल बॉन्ड O OH प्लस C डबल बॉन्ड O OH C CH3 C डबल बॉन्ड O OH N प्लस HC डबल बॉन्ड O OH, तो सारे एसिड्स ही बनेंगे इसमें। ये हो गया 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन डायोइक एसिड, ये बनता है। और ये फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड हो गया। ये लिखो, करनी है। यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कोल्ड H2SO4। एक तो H2SO4 और H2O के साथ का रिएक्शन उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया, तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा था, उसमें अल्कोहल बन रहा था। कोल्ड H2SO4 भी सिंपली ऐड कर सकते हो, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट उसमें फॉर्म होगा, उसको देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन होगा नहीं, reaction with cold H2SO4. Alkene upon addition reaction with H2SO4 forms alkyl hydrogen sulfate. Reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. तो अगर एक पे H ऐड किया तो एक पे SO3H ऐड करेंगे, सो इथीन था, इथीन से फॉर्म हुआ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
तो ये रिएक्शन वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हाइड्रेशन वाला इक्वेशन जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दिया है तो याद रख सकते हो। यहाँ एच ऐड होगा और यहाँ पे SO3 एच ऐड हो जाएगा, तो ये लिखो। सिर्फ अगर H2SO4 रहा, कोल्ड H2SO4 रहा तो इसको बनाना है, और H2SO4 के साथ अगर H2O रहा देन विल गो विद अल्कोहल। वो तो इनऑर्गेनिक में आएगा, ऑर्गेनिक में कहाँ है, थायोसल्फेट तो ऑर्गेनिक में है। क्या कार्बोकेटन बन रहा है ना, मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है तो बनेगा, हो सकता है। थायोसल्फेट होता है H2O3 2-। थायोसल्फेट तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ का है अलग, रेडॉक्स इलेक्ट्रो दोनों लिंक हैं। ये हो गया सबका, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, फिर आगे के रिएक्शंस पे जाएंगे। अगर एडवांस क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो उसमें सिर्फ इस चैप्टर के रिएक्शंस नहीं रहेंगे, आगे के भी रहेंगे, तो उसमें वो नहीं हो पाएगा। मेंस कर सकते हैं बट, क्योंकि उसमें सिर्फ इस चैप्टर के रहेंगे क्वेश्चंस। 26 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पहले उनको देखते हैं इधर। एडवांस का स्पेशली जो क्वेश्चन है इस इस टॉपिक से, ऑर्गेनिक वाले जो हैं, वो तभी करना जब होल कंप्लीट हो जाए, या फिर एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तुम्हारा हो जाए तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो 3-4 चैप्टर एक साथ इंक्लूड करके दे दें, तो सब रिएक्शन आएंगे और एक नहीं आएगा तो आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। लिखो क्वेश्चन, एन ब्यूटेनॉन, एन ब्यूटेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन, एन ब्यूटेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन under photochemical condition, N-butane on monochlorination under photochemical condition gives an optically active compound P, gives an optically active compound P
P on further chlorination. P on further chlorination gives dichloro compounds. P on further chlorination gives dichloro compounds. The number of dichloro compounds obtained. The number of dichloro compounds obtained. ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर स्टीरियोआइसोमर्स. ब्रैकेट में लिखो इग्नोर स्टीरियोआइसोमर्स is option A 3, option B 4, option C 5, option D 6. Alkene of फॉर्मूला कितना है C4 N ब्यूटेन दिया हुआ है. ओके, सो N ब्यूटेन का हम लोगों ने क्या किया, मोनोक्लोरिनेशन किया और उससे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना. तो N ब्यूटेन के दो ही कंपाउंड बन सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन पे. एक तो 1 क्लोरोब्यूटेन बन सकता है और या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन बन सकता है. इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, 2 क्लोरो रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया. अब इसमें और क्या दिया हुआ है, मोनोक्लोरिनेशन अगेन किया इसका और स्टीरियोआइसोमर को एक्सक्लूड करके और कितने प्रोडक्ट्स बनना है ये फाइंड करना है. ठीक है, तो Cl2H अगर फिर से इसमें ऐड किया हम लोगों ने तो कहाँ कहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं. यहाँ पे क्लोरीन है तो एक यहाँ पे कर सकते हो 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन. यहाँ पे कर सकते हैं 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन. यहाँ कर सकते हैं 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन. एंड 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन. स्ट्रक्चरल तो यही चार बनेंगे. 1 2 2 2 2 3 एंड 1 3 यही चार है. अगर मान लो कि उसमें स्टीरियोआइसोमर इंक्लूड करना होता तो आंसर क्या रहता, इसका आंसर 4 हो गया. वैसे अगर स्टीरियोआइसोमर इंक्लूड करते तो आंसर क्या लिखते फिर, चेक करो इसमें कि अगर इसमें स्टीरियोआइसोमर भी काउंट करना होता तो नंबर क्या रहता, देखते हैं. पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव एटम कौन कौन से है वो चेक कर लोगे. ठीक है, और उसमें फिर चेक करो कितना है, 7 आते हैं. देखो फर्स्ट तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. राइट, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ही एसिमेट्रिक एटम है तो इसके लिए कितने काउंट होते हैं स्ट्रक्चर्स, 2 काउंट होते हैं. इसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इसके लिए एक ही काउंट हो पाता. इसमें आओगे तो इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव एटम्स हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इसमें पीओएस भी मिल रहा है तुम्हें. प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना हो सकता था, 3 हो सकता था.
एंड देन इस पे आते हैं, तो इसमें कितना हो पाता, इसमें एक ही हो पाता ना, दो हो पाते, तो 2 2 4 5 3 8, कौन सा कम हुआ? तो 8 ही तो आ रहा है तुम्हारा ऐड करके। बट क्या सच में 8 आंसर होगा? सोच के बताओ, सोच के देखो। 8 लिखा हम लोगों ने, बट क्या सच में 8 आंसर होगा? मेन वाला जो क्वेश्चन है कंपैरेटिवली इजियर ही, बहुत टफ नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिए, 17 milligram of a hydrocarbon, 17 milligram of a hydrocarbon, molecular formula C10H16, 17 milligram of a hydrocarbon, molecular formula C10H16, takes up 8.40 ml, takes up 8.40 ml of the H2 gas, takes up 8.40 ml of the H2 gas, measured at measured at 0 degree Celsius, measured at 0 degree Celsius, and 760 mm of Hg, and 760 mm of Hg, ozonolysis of the same hydrocarbon, ozonolysis of the same hydrocarbon yields, ozonolysis of the same hydrocarbon yields, प्रोडक्ट्स दिए हैं उसको लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन, CH3 C double bond O, CH3. The next compound H C double bond O, H. जैसे एल्डिहाइड कीटोन ड्रॉ करते थे वैसे ही. The next compound H C double bond O. Next compound is H, then C double bond O, CH2, CH2, C double bond O, C double bond O, H. थर्ड वाला जो कंपाउंड है सुन लो एक बार फिर से, H C double bond O, CH2, CH2, C double bond O, C double bond O, H. ये सारे इंटरलिंक्ड है. देन आगे द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ब्रैकेट में S present in the hydrocarbon is, the number of double bond bracket में S present in the hydrocarbon is. कुछ यूज इसमें है नहीं, उससे ट्राई करोगे आंसर्स नहीं है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर यूज ही नहीं करना है.
और क्या इन्फॉर्मेशन था? मास दिया हुआ है ना, मास कितना था हाइड्रोकार्बन का? 17 मिलीग्राम्स। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है? फॉर्मूला क्या है? सी, हाँ, H16। ओके, और हाइड्रोजन कितना यूज किया? 8.40 ml एट 760 ml रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन है। देखो, सबसे पहले तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारे पास है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। तो डीबी अगर चेक करते तो 10 माइनस 16/2 माइनस 0/2 प्लस 0/2 प्लस 1, तो ये वैल्यू तुम्हें 3 मिला। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 मिलने का मतलब कि 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो 3 के ऊपर तो नहीं होगा ये पता है, बट कितना एग्जैक्ट है? तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, हर पाई बॉन्ड में 1 मोल ऑफ H2 लगेगा। वो तो एब्सोल्यूट है, क्योंकि जो रिंग है उसमें H2 नहीं आने वाला है, जो भी H2 जाएगा वो जो पाई बॉन्ड है उसमें आएगा। तो इससे ही चेक करते हैं पहले हम लोग। मास दिया हुआ था, मोलर मास इसका चेक कर लेते, तो ये होता 120 130 136, ये है ना। मॉलिक्यूलर मास इज 136 ग्राम पर मोल। चेक कर लेना है इसको एक बार। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 17 into 10 power minus 3 upon 136. Number of moles of H2 is equal to PV upon RT। 760 mmHg कितना हो जाएगा? 1 atm हो गया। सो 1 atm into 8.40 into 10 to the power minus 3, ये लीटर्स में मिलता फिर ऐसे, डिवाइडेड बाई R into T 0.082 and T is 273 केल्विन। ये कैलकुलेट करेंगे N of H2। N of H2 एक बार निकाल लो। जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो थ्री सेवन फाइव। ये मिला। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग दैट 17 into 10 to the power minus 3 upon 136 mole of hydrocarbon needs 0.000375 mole of H2. Therefore, 1 mole of hydrocarbon will need 0.000375 divided by 17 into 10 raised to minus 3 into 136 mole of H2। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करके 3 आ रहा है। सो अभी आंसर 3 स्टेट कर सकते हो। अगर वहां मान लो ऑप्शन में तुम्हारे पास एल्कीन होता, सिमिलर क्वेश्चन एक आया हुआ है लास्ट ईयर या आई गेस इस साल था, तो उसमें स्ट्रक्चर्स थे। तो स्ट्रक्चर है तो ठीक है, वो कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर स्ट्रक्चर है तो फिर ऐसा करना, क्योंकि हाँ, तो वो इसीलिए डाउट है,
तो वो कैसा स्ट्रक्चर साइक्लिक बनाना पड़ेगा, फिर ये दो जो है उनको एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, वो दिक्कत आएगी। हाँ, वही उसमें एरर है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उससे कर लो तो ज़्यादा बेटर। हो सकता है कि जो कंपाउंड तुम्हारे पास था उसमें पहले से ही सी डबल बॉन्ड वो एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक। हाँ, वही है कि मतलब एक कुछ उन्होंने इंटरमिक्स कर दिया उधर, वो गलती उनकी। फॉर्मूला स्टेट नहीं करते फिर ऐसा दे तो हो जाता। तो वो कंक्लूसिव आंसर के लिए फिर जो इन्फॉर्मेशन है उससे निकाल दूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए H2 कितना लगेगा, ज़्यादा अच्छा आंसर बता देगा। नॉर्मली नहीं होगा, मतलब इजीली नहीं होगा वो। हाँ। हम्म। 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 दिया दिया उन्होंने, मैंने थोड़ी क्वेश्चन बनाया, उन्होंने जो दिया दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ कुछ मिस्टेक तो रहता ही है। हो सकता है। नहीं बट 6 आ रहा है, अगर मान लो कि वो रिंग में दो ऐसे रिंग बने तो वो हो जाएगा, बन सकता है वैसे। वो क्यों दिमाग लगा रहा है जब ऐसे इजीली आंसर आ ही रहा है अपने पास तो। और अगर स्ट्रक्चर होता तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर चेक कर लेते तो ज़्यादा इजियर होता, इंस्टेड ऑफ कि इसको अटैच करना है। एक क्वेश्चन और लिखो। अ हाइड्रोकार्बन X with formula, a hydrocarbon X with formula C6H8, a hydrocarbon X with formula C6H8 uses 2 moles of H2, uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation, uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation of its 1 mole, catalytic hydrogenation of its 1 mole on ozonolysis, on ozonolysis X yields, on ozonolysis X yields 2 moles of 2 moles of methane dicarbonaldehyde. X yields 2 moles of methane dicarbonaldehyde. The hydrocarbon X is, the hydrocarbon X is, ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस लिख लो इसमें। ऑप्शन ए हेक्सा 135 ट्राईइन, हेक्सा 135 ट्राईइन। सेकंड साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा 14 डाईइन, साइक्लोहेक्सा 14 डाईइन। थर्ड वन साइक्लोहेक्सा 13 डाईइन, साइक्लोहेक्सा 13 डाईइन। एंड फोर्थ वन 1 methyl, 1 methyl cyclopenta 14 डाई, 1 methyl cyclopenta 14 डाई।
क्या आंसर है? साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन। ओके। जो प्रोडक्ट दिया है उससे ही चेक कर सकते हैं। मिथेन डाइकार्बोल्डिहाइड है। तो मिथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का मतलब जो एल्डिहाइड वाले ग्रुप से उनको काउंट नहीं किया हम लोगों ने। तो मिथेन CH2 हो गया, और डाइकार्बोल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप 2 बार रहेगा। इसके 2 यूनिट्स बन रहे हैं ना। तो जो भी रिएक्टेंट्स है उनको या तो ओजोनलिसिस करके चेक कर लो, या फिर इससे भी चेक कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन हटाया, ये हटाया, इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया, तो ये अटैच हो गए इससे आपस में, और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग, एंड 1 एंड 4 पे डबल बॉन्ड, तो साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन ये फॉर्म हो जाता है। ये स्टेट कर पाता है। अगर उन्होंने अल्कीन स्टेट कर दिया तो वो कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है, सिंपली उसको क्लिप करके चेक कर सकते हो डायरेक्टली। नहीं रहा तो फिर उसमें और कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन था ये? ऑप्शन 3? 3 था, 2 था? जो भी है इसको कर लो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, उससे ईथर फॉर्म हो सकता है। फिफ्थ रिएक्शन होगा नहीं, फोर्थ होगा। नहीं, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस उसी का पार्ट था, सेम। तो फोर्थ ही रहेगा ना। अच्छा, वो फोर्थ था। एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। upon addition of alcohol to alkene, ethers will be formed. तो एक रिएक्शन लेके देखते हैं। मान लो H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन ले लो ROH in presence of H plus, H2CH CH2O, ये फॉर्म होता है। स्टेप्स देखते हैं इसका। जैसा हाइड्रेशन कर रहे थे उसी वे में हाइड्रेशन में H2O होता था, यहाँ पे ROH है। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा पहले, यहाँ पे शिफ्ट अगर होने का चांस है तो उसके बाद हो सकता है। Then we have nucleophilic attack by ROH. प्रोटोनेटेड ईथर हुआ। लास्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? जो H है वहां से आउट हो जाएगा एज H प्लस, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H प्लस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो स्टेप 3, डी प्रोटोनेशन।
to form ether. तो उसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दो, यहाँ से H+ हटा दो, and we'll get H2CH. ये फिर फॉर्म हो जाएगा। ये लिख लो, इसके स्टेप्स लिख लो। ये एनसीईआरटी में वैसे नहीं दिया हुआ है, 11th में भी नहीं है और 12th वाले में भी नहीं है, बट रिएक्शन हो सकता है। ये प्रोडक्ट भी फाइंड कर लोगे। प्रोपीन अपने पास है और उसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ कर रहा हूँ। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3CH2OH। तो स्टेप बाय स्टेप अगर जाओ तो H+ ऐड होना है, आउटसाइड में H+ ऐड होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे चार्ज प्लस है उस पे ऑक्सीजन अटैच होगा और वहां से फिर H+ बाहर जाएगा। तो CH3CH3 इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए, इसका H इसका आउट हो गया और इसके साथ रहा CH2N CH3। 2 कार्बन का ग्रुप, ये 3 कार्बन का ग्रुप, 1 2 3। सो सेकंड कार्बन से इथॉक्सी अटैच है, दिस विल बी 2-इथॉक्सी प्रोपीन। ये बनना चाहिए। शिफ्ट कहीं होता वैसा भी कर सकते थे डायरेक्टली, तो एनालाइज करके हो सकता है। Next reaction is addition of HOX. Hypohalous acid. सिक्स्थ रिएक्शन होगा ना? Addition of hypohalous acid HOX और ये फॉर्म होगा by adding H2 and X2. X can be equal to chlorine or bromine. देखो HOX को जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा एज X+ and OH-. So alkene upon addition reaction with HOX forms halohydrine. अब जैसे यहाँ पे H2Cl2 रहा, तो एक कार्बन के साथ क्लोरीन और दूसरे कार्बन के साथ OH. So this is 2-chloroethanol. Addition will take place. In accordance with the
मार्कोनिकॉव रूल। और प्रोपीन लिया हम लोगों ने और इसका रिएक्शन Cl2 और H2O के साथ किया, तो Cl बाहर की तरफ और OH इनसाइड की तरफ होगा। CH3CHOH and CH2Cl. So this is 1-chloropropane-2-ol. और जो कंपाउंड्स फॉर्म होते दे आर कॉल्ड हेलोहाइड्रीन। जैसे इस केस में क्लोरोहाइड्रीन बना, ब्रोमोहाइड्रीन बन सकता है, क्लोरोहाइड्रीन बन सकता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। ये लिख लो HX का रिएक्शन। तो थोड़ा सा एग्जाम में मतलब ऐसा रहता है कि जो तुमने पढ़ा है उसमें ही कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उसको अंडरस्टैंड करके फिर क्या बनेगा बताओ। डन।
नेक्स्ट फिर लिखो उसमें डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। दो एल्कीन आपस में अटैच हो जाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ एल्कीन है, एल्कीन में एल्कीन को ही ऐड कर रहे हो। 7 एडिशन ऑफ एल्कीन, या फिर इसको हम लोग डाइमराइजेशन बोल सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं एल्कीन से कैटालिटिक अमाउंट ऑफ acid like H2SO4 or H3PO4 undergoes dimerization to form higher alkene which then may be hydrogenated to form alkene. इस एग्जाम्पल के लिए CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन ऐसे से करो CH3CCH3 double bond CH2 in presence of H2SO4. ये कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, या फिर यहाँ पे CH2 होगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH, ये फॉर्म हो सकता है। और इन दोनों को ही अगर हाइड्रोजनेट किया हम लोगों ने, H2 in presence of Ni, H2 in presence of Ni, तो सेम एल्केन फॉर्म होगा। तो जो एल्केन यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज CH3 CCH3 CH3, यहाँ पे H, ये क्या बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन हम लोगों ने स्टेट कहाँ पे किया था, ऑक्टेन नंबर में, जो पेट्रोल का स्टेट करे थे ऑक्टेन नंबर, और इसका ऑक्टेन रेटिंग 100 होता था। तो आइसोऑक्टेन इस वे में क्रिएट कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म इसका देखो, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन पहले H2SO4 के साथ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से हटा CH3CCH3 CH2 के पास हाइड्रोजन और उस पर चार्ज पॉजिटिव क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा, प्लस SO3H माइनस, ये फॉर्म हो गया। अब कार्बोकैटायन जो बना, स्टेप 1, CH3CCH3
CH3 इस पे चार्ज प्लस, तो इसी एल्कीन का दूसरा यूनिट ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2। तो ये पाई बॉन्ड फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो पाई बॉन्ड अटैक किया, इस पे चार्ज प्लस था, तो इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस। और इसके एक कार्बन पे फिर चार्ज प्लस आएगा, तो प्लस चार्ज स्टेबल कहाँ पे, इनसाइड की तरफ, तो चार्ज प्लस इस पे और ये कार्बन इससे अटैच होता, तो CH3 C CH3 CH3, ये हम लोगों ने इस वाले को बनाया पहले, फिर इसके कार्बन से इसका CH ऐड कर रहे हैं, CH2 C CH3 CH3, और इस पे चार्ज पॉजिटिव रहा। अब यहाँ चार्ज प्लस है और अगले स्टेप में तुम्हें H हटाना है, तो ऑप्शंस दो हैं, H इनसाइड से भी हटा सकते हो, H आउटसाइड से भी हटा सकते हो। ऑब्वियसली इनसाइड से हायर आउट होगा, बट आउटसाइड से भी हट सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे। CH3 इस पे चार्ज पॉजिटिव, फिर यहाँ डी प्रोटोनेशन कर देंगे, H प्लस हटाया, दो पॉसिबिलिटीज, CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 and CH3, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है, और दूसरा फॉर्म हो पाता है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, और फिर हाइड्रोजनेशन अगर चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो, तो ये लिख लो। तो इसमें दो एल्कीन के यूनिट्स आपस में अटैच हो गए, इसलिए इसको हम लोग डाइमराइजेशन बोल रहे हैं। एट्थ रिएक्शन है, नहीं एट्थ होगा ना, एडिशन ऑफ एल्कीन अल्काइलेशन। तो जो एल्कीन लिया था वो सेम ले लो, इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने 2 मिथाइल प्रोपेन से ही किया, in the presence of H2SO4 or HF at 0 degree Celsius, CH3 CCH3 ये alkane form होगा, this is again isooctane, isooctane ही form होता है। Alkene upon addition reaction with alkene in the presence of H2SO4 or HF at 0 degree Celsius gives higher homologue of the alkane। तो बार बार हम लोग आइसोऑक्टेन ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आइसोऑक्टेन का यूज है, एज पेट्रोल उसको यूज कर सकते हो, वो पेट्रोल ही है इनफैक्ट, मतलब इसलिए उसको बनाना है। लिख लो इस रिएक्शन को भी, KMnO4 के साथ फिर रिएक्शन बचा, बाकी और जो है एक्स्ट्रा ही है, ये भी वैसे एक्स्ट्रा रिएक्शन है बट यूजफुल एक आध बार एडवांस में आगे से आया है।
ओके, KMnO4 के साथ फिर रिएक्शन से दो, एक कोल्ड अल्कलाइन एक हॉट KMnO4, एंड देन एल्कीन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे एटलीस्ट में आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। अगर कुछ वैसा आया कि एसिड दिया है, कुछ और कंपाउंड दिया है, सोच पाओ कि अच्छा H प्लस ऐड हुआ होगा, चार्ज प्लस आया है, ये इसकी अरेंजमेंट इस पे होगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा। तो वही गोल है लास्ट में कि वो एक आइडिया बन गया, फिर उसके बाद कर सकता है रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन भी हो सकता है कि ओपन चेन कंपाउंड था उससे क्लोज चेन कंपाउंड बन रहा है, तो वो भी हो सकता है। ये हो गया सबका? नाइन्थ फिर देखते हैं विद कोल्ड अल्कलाइन की KMnO4, it is also called Bayer's reagent. दो केसेस है उसमें। So ninth reaction is a reaction with cold alkaline KMnO4, and this is called Bayer's reagent. तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 का जो अपीयरेंस होगा दैट इज पिंक। So alkenes upon reaction with cold alkaline KMnO4 forms vicinal diol. This is also known as Bayes test. As it can be used to check the presence of unsaturation in compound. It's a type of syn addition reaction. तो सिन एडिशन इसका मतलब दोनों ग्रुप जो ऐड होंगे वो सेम साइड से ऐड होंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किया हम लोगों ने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ। CH2 CH2 OH and OH. So ethane 1,2 diol is formed. It is also called ethylene glycol. Similarly यहाँ पे अगर प्रोपीन यूज करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and cold alkaline KMnO4, CH3 CH CH2 OH and OH. This is propane 1,2 diol. ये फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों ये जो ऐड होंगे वो सेम साइड से ही ऐड होंगे। ये लिख लो पहले। तो बेस टेस्ट में क्या होगा, जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाता, तो उससे पता चलता है कि अपने पास एल्कीन का बॉन्ड प्रेजेंट है। बट एल्कीन का बॉन्ड सिर्फ इससे नहीं, दो रिएक्शंस करेंगे हम लोग, एक ब्रोमीन वाला भी करेंगे और इसको भी करेंगे। दोनों में अगर पॉजिटिव टेस्ट मिला तो ही बोलते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक नहीं करते हैं। अब ये स्टेटमेंट कहाँ पे, ये प्रैक्टिकल वाले बुक में दिया हुआ है कि दोनों टेस्ट करने हैं, दोनों में अगर पॉजिटिव आउटकम आया तो बोलना है वहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन डबल बॉन्ड है कहाँ पे, ये कैसे चेक करेंगे? ओजोन लेयर्स से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बता रहे वो डबल बॉन्ड है, किस प्लेस में ये नहीं। लिख लो उसको।
तो चाहिए उनका मन है भाई, क्या दिक्कत है? टेस्ट है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो ना। एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज क्या था? वुल्फ फिशर में है, ठीक है। मतलब और कहीं पे जो हम लोग 11 12 में पढ़ा भी? हाँ, एज एन एंटी फ्रीज भी उसको यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन में पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, तो वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो कोल्ड केमनोफोर के साथ रिएक्शन जब करें तो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा था? विसिनल डायोल्स फॉर्म हो रहे हैं। हॉट केमनोफोर यूज करें तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो जो कार्बन है जिसने डबल बॉन्ड बना है उसमें कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये लिख लो पहले, एक कन्वर्जन भी ट्राई करोगे उसमें। कन्वर्ट 1 होमोब्यूटेन टू इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन मोर और लेस अपना हो गया कंप्लीट पूरा। इतने रिएक्शंस वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, जो भी एक्स्ट्रा भी था वो लिखा दिया साथ में। इतना ही लिखा हुआ है, हॉट और कोल्ड ही लिखा हुआ है। हॉट का मतलब 100 के अराउंड रहेगा, 100 के ऊपर रहेगा, और क्या। स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं है, हाई टेम्परेचर जस्ट। और कोल्ड कहीं पे लिखा हुआ कोई टेम्परेचर स्टेटेड नहीं है, मतलब आइस के अराउंड, 0 डिग्री के अराउंड, उसको हम लोग कोल्ड ले लेंगे। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा तो वो लिखेंगे, अगर लिखा नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसको। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वैसे एक पढ़ सकते हैं इसमें, जो कंपाउंड बन रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे इथीन रहा, तो उसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो उससे क्या होगा? पॉलीथीन बनेगा। एक इथीन मल्टीपल टाइम्स अटैच हो गया आपस में, तो फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं होता, वो सिर्फ एन टाइम्स हो जाएगा। एन कैन बी एनीथिंग, वो 100 150 200 ऐसा हो सकता है। तो पॉलीमर्स में स्पेसिफिकली नहीं पता होता है अपने को कि इतने ही एटम्स अटैच हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो रेंज रहता है हमेशा।
रिएक्शन हो जाएगा, ऑलरेडी किया हुआ पहले, जैसे इथेनॉल बना रहे थे वैसे ही जाएंगे और उसमें फिर एसिड बना लेंगे, वही सेम स्टेप्स हैं। आइडियली ऑक्सीडेटिव हम लोग यूज नहीं करेंगे, हॉट केमिनोफोर को प्रेफरेंस इसलिए दो क्योंकि वो एनसीईआरटी में है, ऑक्सीडेटिव वाला नहीं है। बट ऑक्सीडेटिव एग्जाम में आता है तो अपने को होना चाहिए पता दोनों। बट फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे जितना एनसीईआरटी में है, अगर उससे हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तब कुछ और एक्स्ट्रा फिर लगाएंगे, बट होना पता चाहिए दोनों। सॉल्व हुआ। फर्स्ट क्या करेंगे इसमें, अल्कोहलिक क्यूएच से पहले ट्रीट कर दो। सो 1 ब्रोमोब्यूटेन था, इसका रिएक्शन किया विद अल्कोहलिक क्यूएच, 1 ब्यूटीन बना, देन अगेन HBr ऐड करेंगे, ब्रोमीन 2 पे अटैच हो गया, फिर से अल्कोहलिक क्यूएच लगा दो, 2 ब्यूटीन फॉर्म होगा, और इसके बाद हॉट केमिनोफोर यूज करेंगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी हो सकता है अगर वहां ऑप्शन में दिया हुआ रहा तो। अब एक रिएक्शन हम लोगों ने एल्कीन वाले पार्ट में किया था, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन से एल्कीन भी बनता था, वो भी लिख लो, उसमें ऑलरेडी एक बार हो चुका है पहले। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से एल्केन फॉर्म होगा, सेम नंबर ऑफ आइटम, सिर्फ एल्केन बना रहे हैं। 11th रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। So alkene upon reaction with H2
in the presence of catalyst like NiPT-PD या फिर रैनी निकल फॉर्म्स एल्कीन। तो कोई भी एल्कीन यूज कर सकते हैं हम लोग। So we got ethane from ethene, then प्रोपीन से प्रोपेन बना सकते हैं। सो प्रोपीन से फॉर्म हो गया प्रोपेन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में देखो, एल्कीन में हाइड्रोजन जब ऐड होंगे तब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगा वहां पे। तो जितना ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब है कि अपने पास जो एल्कीन था उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही लो थी पहले, और वो स्टेबल बन रहा है। वी कैन रिलेट इट लाइक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is inversely proportional to heat of hydrogenation। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा लोअर मिलेगा तुम्हें, लेस हीट इवॉल्व करेगा वो। ये लिख लो, एक पॉलीमराइजेशन बचा उसको लिख देते हैं साइड में, कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन पहले हो चुका था, बट अब इसमें है तो लिखने जैसे n टाइम्स ऑफ इथीन लिया और इसका रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट एंड हीट, यहाँ पे H2C CH2, और ये इधर वे इधर एंड से एक्सटेंड होगा तो इट बिकम्स पॉलीथीन। तो जो सिंगल यूनिट था दैट इज कॉल्ड मोनोमर। मोनो का मतलब वन, मर मींस यूनिट, एक यूनिट रहा, एंड दिस इज द पॉलीमर, मल्टीपल यूनिट्स। तो पॉलीथीन के भी फिर दो टाइप्स हैं, HDPE होता है और LDPE होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो प्लास्टिक बैग्स में जो यूज करते हैं वो LDPE है, जो बॉटल्स वगैरह में यूज करते हैं वो HDPE है। उनके प्रॉपर्टीज फिर अलग अलग। ये लिख लो, रिएक्शन ऑफ इथीन कंप्लीट हो गया अपना फिर पूरा।